नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आज से आपका अपना पसंदीदा चैनल एबीपी गंगा नए अवतार और नए कलेवर में नए तेवर के साथ हाजिर है। आपके विश्वास की उसी कसौटी पर हम आपसे जुड़ी खबरों और सियासत के सवालों को लेकर एक बार फिर से आपके बीच तय वक्त पर आपके सामने हैं। और इस नए अंदाज की शुरुआत यूपी में बिछ रही नई बिसात के हालात से होगी। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं, लेकिन यहां पर सत्ता के गलियारों की सरगर्मी अभी से बढ़नी शुरू हो गई। और तभी मंगलवार को ही आम आदमी पार्टी ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की रण में उतरने का ऐलान कर दिया। तो वहीं बुधवार को ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी गठबंधन की गांठ जोड़ ली। ये दोनों खबरें यूपी की सियासत की सबसे अहम खबरें हैं, क्योंकि जहां आम आदमी पार्टी ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं एबीएसपी और एआईएमआईएम का गठबंधन भी कई तरह के सियासी समीकरण की तस्वीर पेश कर रहा है। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली थी। ऐसे में अब एआईएमआईएम यूपी में भी अपने पैर जमाने की कोशिश में लगी है, जिसके सियासी मायने आज हम खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे स्कूल पर जारी यूपी और दिल्ली के संग्राम की, जहां पर सिद्धार्थनाथ सिंह के चैलेंज को दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कबूल कर लिया है। और अब इसे लेकर एक नई सियासत का दौर शुरू हो गया है। तो आम आदमी पार्टी के यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सियासी पारा फिर से चढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया और इस दौरान यूपी की योगी सरकार पर आरोपों की बारिश कर दी। केजरीवाल ने इस दौरान बिजली, पानी के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा का मसला खासतौर से उठाया और यूपी की योगी सरकार से कई सवाल पूछे। उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी पलटवार किया और केजरीवाल को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाला बता दिया। साथ ही सरकार चलाने को लेकर आम आदमी पार्टी को खुला चैलेंज भी दिया, जिसके बाद केजरीवाल के सबसे खास सिपहसालारों में से एक और दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी सामने आए, जिन्होंने यूपी सरकार का चैलेंज मंजूर करते हुए कह दिया कि वो किसी भी मंच पर योगी सरकार के साथ खुली बहस के लिए तैयार हैं। साफ है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है और दोनों की ये साबित करने की कोशिश है कि बेहतर आखिर कौन है। तो शिक्षा पर जंग शुरू हुई है उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच, और हम सीधे रुख करते हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी का। मनीष सिसोदिया जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, आप लोगों ने कहा कि हम सकारात्मक राजनीति के लिए आए हैं और आपने ये भी कहा कि भले ही कोई बयानबाजी हुई वो हमले के तौर पर हमारे ऊपर हुई, लेकिन इस राजनीति में स्कूल का जिक्र हुआ, ये आपको अच्छा लगा। लेकिन ये जो स्कूल पर सियासत आगे बढ़ रही है, ये किस मकाम तक आप ले जाना चाहते हैं? क्या इसका स्वरूप होना चाहिए? इसका स्वरूप यही होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो वो बताएं कि भाई हमारे ये स्कूल हैं, हमने ये डेवलप किए हैं। पिछले 4 साल पहले इन स्कूलों की हालत ये थी, अब इन स्कूलों की हालत ये है। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में स्कूल हमने ये काम किए हैं। तो मैंने तो कुल मिला के 10 स्कूल पूछे हैं उनसे कि भाई 10 स्कूल आप बता दीजिए जिनकी हालत पहले खराब थी, आपने पिछले 4 साल में बहुत अच्छी कर दी, वहां पे अब रिजल्ट अच्छे आने लगे हों, वहां के बच्चे अब कंपटीशन में आगे जाने लगे हों। हमने दिल्ली में किया है, हमने दिल्ली में दिखाया है कि भाई 5 साल पहले जिन स्कूलों की हालत बहुत जर्जर थी, 5.5 साल पहले हमारे आने से पहले, हमने उनमें परिवर्तन करके दिखाया है। अरविंद केजरीवाल जी ने मार्गदर्शन दिया। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, बच्चे कंपटीशन में जा रहे हैं, निकल के आईआईटी में जा रहे हैं। एक स्कूल से 5 बच्चे आईआईटी में गए हैं हमारे यहाँ, ये भी देखने को मिला है। एक स्कूल से 20 लड़कियों ने नीट पास किया है। तो बताएं, बीजेपी के नेता बताएं कि भाई उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो परिवर्तन लाए हैं, उसमें से 10 स्कूल तो बता सकते हैं ना कि 10 गांवों के स्कूल ये हैं। मैं देखने आना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं। और उसके साथ साथ उन्होंने चुनौती दी है कि भाई बहस करने के लिए तो मैं 22 तारीख को मंगलवार को लखनऊ आ रहा हूं। 2022 का इंतजार ना करें, 22 दिसंबर को ही बहस कर लें। ठीक है। जिस तरीके से आपने ये कहा कि मुझे चुनौती स्वीकार है, मैं 22 तारीख को आ भी रहा हूं,
तो क्या ये बहस जो होगी स्कूलों की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता, ड्रॉप आउट रेट और उसके बाद फिर आगे किस तरीके से उच्च शिक्षा में बच्चों का योगदान जा रहा है, किस तरीके से एडमिशन हो रहे हैं, ये तमाम वो पैरामीटर्स है जिस पर आप बहस करना चाहते हैं? जो भी काम किया है उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में, उन्होंने बताया भाई हम बहस करने के लिए तैयार हैं। तो मैं भी दिल्ली में हमने जो काम किया है हम उसके बारे में बात कर लेंगे। आपने उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल में जो काम किया है आप उसके बारे में बताइए। जनता कंपेयर करेगी कि भाई जर्जर हालत के पड़े स्कूलों को ऊपर उठा के इस स्तर तक लाना केवल 5 साल के अंतराल में, केवल एक कार्यकाल में, जहां बच्चे कंपटीशन में भी जाने लगे, ये दिल्ली में हुआ है। आपने उत्तर प्रदेश में कहीं किया हो तो हमें बता दीजिए, हम देखने को तैयार हैं, हम समझने को तैयार हैं, हम इस पर चर्चा करने को तैयार हैं। आप बताइए तो सही। मैंने सिर्फ 10 स्कूल की लिस्ट मांगी है कि 10 स्कूल दे दीजिए जो जर्जर हालत में थे, सरकारी स्कूल जो आपने अच्छे कर दिए गांवों में, हम भी देख लेते हैं। जी, लेकिन मनीष सिसोदिया जी उसके जवाब में वो ये आंकड़े पेश करते हैं कि हमने तो देश का जो सबसे बड़ा बोर्ड है उसकी परीक्षा ऑनलाइन करवा दी। हमने ऑनलाइन का मतलब ये कि हमने लखनऊ में बैठे बैठे हर सेंटर की निगरानी कर ली, गुणवत्ता बेहतर हो इसके लिए हमने लखनऊ और जिला मुख्यालयों से नकल विहीन परीक्षा करवा दी। ऐसे में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं, ऑनलाइन परीक्षा करा लीजिए या ऑफलाइन परीक्षा करा लीजिए, अल्टीमेटली तो रिजल्ट बच्चे हैं। ऑनलाइन तो रिजल्ट नहीं है ना, रिजल्ट तो बच्चे हैं। बच्चे बताइए कि भाई उत्तर प्रदेश के इन 10 गांवों में हमने ये 10 स्कूल इतने अच्छे करा दिए जहां से अब रिजल्ट भी बहुत अच्छे आने लगे। पहले रिजल्ट खराब आते थे, अब बहुत अच्छे आने लगे। पहले स्कूल जर्जर हालत में था, अब अच्छा हो गया है। यहां पे अब बच्चे कॉम्पिटिशन में जाने लगे। आप बता दीजिए, हम भी देख लेंगे कौन से स्कूल हैं भाई। बड़ा अच्छा मॉडल होगा तो हम भी समझ लेंगे कुछ। लेकिन अच्छी बात यह है जो आपने भी शुरू में कहा कि उत्तर प्रदेश में नेताओं के मुंह से पहली बार स्कूल और अस्पताल की बात सुनने को मिली। यह उपलब्धि है। हम आएंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, 2022 में चुनाव लड़ेंगे, उसमें क्या होगा वो सब समय की बात है। लेकिन आज पहली बार उत्तर प्रदेश के नेताओं के मुंह से एजुकेशन पे बात करने की बात मिली और इसीलिए मुझे खुशी हुई कि अगर वो बहस को चुनौती दे रहे हैं तो मुझे लगा ये स्वीकार करना चाहिए और हमें चर्चा करनी चाहिए इस बात पे कि किसके स्कूल ज्यादा अच्छे हैं और ये एक हेल्दी कंपटीशन होगा। बिल्कुल, हेल्दी कंपटीशन से जरूरी भी है लोकतंत्र के लिए। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो इस वक्त यूपी के निशाने पर है। एक हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सुनवाते हैं सर, उसके बाद चर्चा में जाएंगे। सीएम योगी आज प्रयागराज में थे और वहां पर उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना पर यूपी सरकार के काम को पूरी दुनिया से तारीफ मिल रही है और जिन लोगों को यह दिख नहीं रहा उन्हें यूपी सरकार के प्रबंधन से सीखना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की आबादी 24 करोड़ है जबकि दिल्ली की महज 2 करोड़। बावजूद इसके कोरोना से मौत के आंकड़े बताते हैं कि यूपी में दिल्ली से कम मौतें कोरोना की वजह से हुई हैं और इसी वजह से यूपी सरकार के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ WHO ने भी की है। जो एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर हुआ है आज उसका परिणाम है। आज के दिन पर 18,000 से कम पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर है, मात्र 18,000। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पॉजिटिविटी रेट सबसे कम, सबसे मौतें कम। अगर दिल्ली से हम इसकी तुलना करें, उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़ की और कुल कोविड से मौत हुई है पिछले 10 वर्षों में कुल 8,000 और दिल्ली की आबादी है 2.25 करोड़ और मौत हुई है 10,000। आप अनुमान कर सकते हैं कोविड प्रबंधन किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने इतने बड़े राज्य को बचाने के लिए किया है। यह एक बेहतरीन उदाहरण है जो आज उत्तर प्रदेश प्रस्तुत कर रहा है देश के सामने भी और दुनिया के सामने भी। और यही कारण है कम से कम महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर कोविड प्रबंधन के लिए WHO जो दुनिया की शीर्ष संस्था है स्वास्थ्य की, वह भी उत्तर प्रदेश के कार्यों की सराहना करने से अपने आप को रोकती नहीं है। उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन प्रबंधन किया है। अगर जिसको ये दिखाई नहीं देता कम से कम उस सब पब्लिक डोमेन में है उसको देखें और उसको एक बार जानेंगे तो उन्हें बहुत कुछ नजर आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन में क्या कुछ किया गया है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान था और सीधे एक बार फिर से हम रुख करते हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का। मनीष जी, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, जब तुलनात्मक अध्ययन की बात हो रही है
हालांकि शिक्षा का आंकड़ा तो नहीं आया, लेकिन कोरोना पर वो आबादी से कंपेयर कर रहे हैं कि जो आबादी का जितना बड़ा गैप है उसमें उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। देखिए, कल से जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से योगी जी को भी, उनके मंत्री जी को भी, सबको सोते जागते उठते बैठते केवल दिल्ली दिखाई दे रहा है, केवल केजरीवाल जी दिखाई दे रहे हैं, केवल आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। तो उसके बाद वो इलाहाबाद में जाके अपने प्रदेश के कुछ उपलब्धियों या कोरोना की स्थिति पे भी चर्चा करते हैं, तो बात दिल्ली की करते हैं जी। ये भी एक बड़ी बात है, वो इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अच्छी बात है। इसीलिए कल मैंने कहा था, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और तुरंत उन्होंने कहा, साहब आपका शिक्षा मॉडल तो बहुत ही बकवास है, दिल्ली में ये नहीं है, दिल्ली में वो नहीं है, और हमने उत्तर प्रदेश में ये कर दिया है। तो मैंने कहा भाई चलो पहले सरकारी स्कूलों से ही बात कर लेते हैं। सरकारी स्कूल इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है। आपने पिछले 4 साल में सरकारी स्कूलों में जो किया, जो कि कल उनके मंत्री जी ने उपलब्धि बताई, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आइए बात कर लेते हैं, हम भी देख लेते हैं, देश भी देख लेता है, उत्तर प्रदेश भी देख लेता है, दिल्ली भी देख लेता है, सब देखेंगे कि फैक्ट्स क्या हैं, जमीनी हकीकत क्या है, हम देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बारे में जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, वहां की स्थिति यह है कि साहब अगर कोई पत्रकार जाके ये रिपोर्टिंग कर दे कि मिड डे मील में खाने की जगह नमक और रोटी दी जा रही है, तो उस पत्रकार को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसे में योगी जी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मॉडल क्या है। जी बिल्कुल, इसी सवाल पर मैं मनीष जी आना चाह रहा था, क्योंकि जब देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्रियों की बात की गई तो उसमें आपका नाम आया, लेकिन राजनीति में कोई बयान ऐसे नहीं दिया जाता। बड़ा सोच समझ के, बड़ा एनालाइज आपने वहां की शिक्षा व्यवस्था को किया होगा। हालांकि सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा कि बुनियादी ढांचा जो हमने बनाया है वो बेहतरीन है, लेकिन ऐसी कौन सी खामियां आपने पकड़ी इसके अलावा कि आप इतने दावे के साथ उन्हें आपने चुनौती दे दी कि आप 10 ही स्कूल दिखा दीजिए, हम 100 की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, आप गूगल कर लें कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति, आपको खूब सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। बहुत सारे आप जैसे पत्रकारों ने बहुत सारे रिपोर्टिंग की है अलग अलग स्कूलों से। नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि उत्तर प्रदेश सरकारी स्कूलों के प्रबंधन के मामले में बहुत नीचे है, देश में लगभग निचले पायदान पर है। तो वैसे में, और कहीं एक और रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि तबेला बनाए हुए हैं स्कूल, कहीं मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इनको तो पर्यटन स्थल बना देना चाहिए, इनको तो मॉन्यूमेंट बना के छोड़ देना चाहिए, यहाँ पढ़ाई नहीं होती, बच्चे नहीं दिखते, कुत्ते भी नजर आते हैं वहां पे। तो ऐसे में जितनी ये रिपोर्ट्स हैं, ये कहीं कुछ और तस्वीर बयान कर रही हैं। जब हम कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में आके चुनाव लड़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री जी कुछ और तस्वीर बयान करते हैं और फिर चुनौती देते हैं, आइए बहस कर लीजिए। तो अब हमने कहा भाई आ जाते हैं, बहस कर लेते हैं। आप आइए, 22 तारीख को मुझे बता दीजिए किस जगह पे आना है, किस टाइम पे आना है, मैं 22 तारीख को निकल के समय लखनऊ आ रहा हूं आपके पास। ठीक है मनीष जी, लेकिन एक सवाल और भी उठता है, जैसा कि कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के तमाम सामाजिक संगठनों ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली को दिया है वो यूपी भी चाहता है, और ऐसे में आप आइए। अगर आपको वहां की जनता मौका देती है तो किस तरीके से इतने बड़े राज्य और इतनी आबादी के बीच बच्चों को शिक्षा व्यवस्था देने की आप प्लानिंग रखते हैं? क्योंकि जो बजट आपने दिल्ली में एलोकेट किया है शिक्षा के लिए वो जबरदस्त है, लेकिन क्या यूपी जैसे राज्य में वो आप संभव कर पाएंगे? किस तरीके से आगे बढ़ेंगे आप लोग? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर मैं दिल्ली में 2 करोड़ लोगों के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर रहा हूं, तो 2 करोड़ लोगों के टैक्स से कर रहा हूं। हमको तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ पैसा नहीं देती है। उत्तर प्रदेश में अगर 24 करोड़ लोग हैं, तो 24 करोड़ लोगों में से एक बड़ा वर्ग दिल्ली के मुकाबले टैक्स देने वालों की संख्या भी तो ज्यादा है। वहां इनकम टैक्स से लेके और जीएसटी तक और तमाम तरह के टैक्स, एक्साइज है, रेवेन्यू है, तमाम तरह के टैक्स देने वालों। बेस्ट यह है कि आपकी नीयत क्या है। क्या आप एक किसान के बच्चे, एक मजदूर के बच्चे, एक आम आदमी के बच्चे की शिक्षा पे खर्च करना चाहते हैं, या आप उसको अनपढ़ बना के रखना चाहते हैं, उसको शिक्षा देने की केवल फॉर्मेलिटी, काम चलाऊ शिक्षा देना चाहते हैं? सवाल नीयत का है। यहां आंकड़ों में इस तरह से नहीं जा सकते। 2 करोड़ लोगों के राज्य में 2 करोड़ के लोगों के टैक्स से काम होगा, 24 करोड़ लोगों के राज्य में 24 करोड़ लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से काम होगा। जी ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे कि 2022 की जंग है, क्या उसी के मद्देनजर 22 तारीख चुनी है क्या आपने, मत या महज संयोग हो गया है? है तो मात्र संयोग, लेकिन अच्छा लगा मुझे भी ये सोच के कि भाई 2022 की जंग है, तो अब उससे पहले 22 तारीख को निपट लिया जाए, पहले पूछ लिया जाए। साहब आपने बहस की चुनौती दी थी, मैं आ रहा हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर, बीजेपी के कुछ नेता इसको हो सकता है देख रहे हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि
2022 का मुद्दा बाद में बात कर लेंगे, अभी तो 22 तारीख की बात कर लेते हैं। 22 तारीख को आए और देखने वाली बात होगी कि आप जब पहुंचेंगे तो आपसे पीछे मत हटना, बहस के लिए कौन आता है। शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। भाजपा और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई है और एक तरफ जहां पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी, तो 24 घंटे पूरे होने से पहले ही दिल्ली सरकार में मंत्री मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है। मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखा रहे केजरीवाल यूपी के स्कूल आकर देखें। केजरीवाल सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा था, उन्होंने यह भी कहा था कि यूपी के 1,35,000 सरकारी स्कूल 50,000 का कायाकल्प हो गया है। कोरोना काल में यूपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो लगातार आंकड़ों पर जंग जारी है और सवाल यूपी दिल्ली से पूछता है, दिल्ली चुनौती देता है उत्तर प्रदेश को। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ सतीश महाना जी जुड़े हुए हैं। सतीश महाना जी, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा में आपसे भी आएंगे और बात करेंगे कि जो चुनौती दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई है, उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर ही बात करेंगे। यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन आते हैं, सतीश जी के पास चलेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और स्कूलों की जो कसौटी है उस पर चुनौती वाली सियासत शुरू हो गई है। हमारे साथ सतीश महाना जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। हालांकि उद्योगों को आप बढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन सियासत को साधे रखना, उसको अच्छे से बनाए रखना, आगे की चुनौतियों में बने रहना भी एक उद्योग है। और इन सब के बीच में एक चुनौती वाला सिलसिला चला है। कल सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा कि आंकड़ों के लिहाज से उत्तर प्रदेश बेहतरीन है, चाहे वो कोरोना से निपटने का मामला हो, चाहे स्कूल शिक्षा के मामले में हो। लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि 22 तारीख को यूपी आ रहे हैं, केवल 10 उन्हें विद्यालय दिखा दिए जाएं कि दिल्ली से जो बेहतरीन हो। मेरा निवेदन है सिसोदिया जी से कि 29 तारीख को दिल्ली से ही निकलें बाई रोड और वहाँ पे गाजियाबाद, नोएडा से होते हुए चले जाएं, तो उनको कोई भी ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा जहाँ पर अपडेटेड सुविधाएं नहीं होंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ी स्थिति के अंतर्गत हमारे को मिला। ये मनीष सिसोदिया जी के जो संगठन के जो अन्य लोग हैं, उनके सहयोगी राजनीतिक दलों के द्वारा। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में बच्चे जो हमारी सरकार आने के पहले टाट पट्टी के ऊपर बैठकर पढ़ा करते थे, इन 3 वर्षों के में 3.5 वर्षों के कालखंड में हमारे सारे स्कूलों के ऊपर वो टाट पट्टी का सिस्टम समाप्त हो गया। लोग बेंच और कुर्सी के ऊपर, मेज के ऊपर बैठकर पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बच्चों को मिड डे मील के माध्यम से स्वस्थ और पौष्टिक आहार देने का जो प्रारंभ किया सिलसिला, वो बहुत सही तरीके से मॉनिटर हो रहा है। हर बच्चे के लिए ये लाभ उपलब्ध हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए सर्दियों में स्वेटर, उनके लिए शूज़, उनके लिए मोजे, उनके लिए ड्रेस, उनके लिए सारी चीज़ें की व्यवस्था, उनके लिए ड्रेस की व्यवस्था, सब चीज़ों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार करी है। साथ ही में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे अच्छी हो। अभी इसी कोविड के बाद ही लगभग 59,000 टीचर्स की नियुक्ति हुई है और सार्वजनिक रूप से उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और किसी भी प्रकार के उसमें पारदर्शिता हर तरीके की बरती गई और किसी भी प्रकार का कोई आरोप किसी के द्वारा नहीं लगा। पहले सरकारों का होता था तो किसी न किसी प्रकार के आरोप लगते थे, कोर्ट्स उसमें स्टे दे दी थी, लेकिन अभी ये नहीं हो रहा। अभी सब तरीके से पारदर्शी तरीके से हो रहा है। बच्चों की शिक्षा के लिए प्राथमिकता हमारी सरकार की है, हमारे मुख्यमंत्री की है और उसको कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता दिल्ली के साथ, क्योंकि दिल्ली में जो कुछ कमी होती है, चाहे कोरोना की भी बात हो, जब ये नहीं संभाल पाते तो सौभाग्य से हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी, जब अमित शाह जी को संभालना पड़ता है तब भी कोरोना कंट्रोल में अगर आता है तो तभी आता, नहीं तो उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तो किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमारे से क्या तुलना करेंगे अपनी। ठीक है, लेकिन सतीश जी वो ये कह रहे हैं कि जैसा कि आपने मिड डे मील का जिक्र किया, वो कहते हैं मिड डे मील में अगर गड़बड़ी हो जाए, उसकी रिपोर्टिंग हो जाए तो उस पत्रकार पर मामला दर्ज हो जाता है। हमारे यहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं, एक स्कूल से 20-20 बच्चे नीट पास कर रहे हैं, लेकिन यूपी में कितने स्कूलों को ये सफलता मिली, ये भी बताना चाहिए। देखिए, यूपी का ही है। देखिए, ऐसे उनके वहाँ पर वो गिन सकते हैं कि उनके पास लिमिटेड स्कूल्स हैं। हमारे बेसिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति जिन ऊंचाइयों के ऊपर पहुँच सकता है, शायद इनके द्वारा दिए गए वो कॉन्वेंट सिस्टम के अंतर्गत शायद ना पहुँच सके, क्योंकि बच्चों को लगना चाहिए कि किस आधार के ऊपर चढ़ रहे हैं। उनको उस दर्द की, उसकी ज़रूरत की महसूस होती है। और वो आज जिस समय अच्छे वातावरण में उनको शिक्षा मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छे वातावरण में शिक्षा मिल रही है, तो उनके अंतर्गत और सेल्फ कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा
और वो निश्चित रूप से उनके कुछ बच्चे नीट के ऊपर आए होंगे। हमारे पास भी हम हर उत्तर प्रदेश में इन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए हमारा सारे के सारे विभाग तत्पर रहते हैं। जो बच्चे टॉप करते हैं उनके सड़क उनके कहने के ऊपर उनके गांव में उनके नाम से बन जाती है, प्राथमिकता के ऊपर वो भी काम हो जाता है। ये प्रोत्साहन देने का तरीका जो बच्चों के IQ को बढ़ाने का, बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार बाखूबी कर रही है। उसकी तुलना दिल्ली की सरकार के साथ कभी भी नहीं हो सकती। दिल्ली बहुत पीछे है, अभी हम बहुत आगे हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार है, केंद्र की सरकार की बहुत सारी योजनाएं, केंद्र सरकार की खुद डायरेक्ट मॉनिटरिंग होती है, तब ये थोड़ा बहुत संभाल पा रहे, नहीं तो ये संभालने की स्थिति में भी ना हो। जी सतीश जी, लेकिन राजनीति गर्म है कल से। कल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी भी आए, राजभर जी के साथ मुलाकात हुई, गठबंधन बन गया। ये जो गठबंधन बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में चहलकदमी बढ़ी है। आप मानते हैं कि बयान इस वजह से आ रहे हैं या वाकई उत्तर प्रदेश में लूपहोल्स ढूंढने में विपक्ष सफल हो पा रहा है? ये जो बीते 24 घंटे में सियासी सरगर्मी बढ़ी है। देखिए, ये जो चुनाव जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे इन लोगों की व्याकुलता बढ़ेगी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं, आज से लगभग 1.5-2 वर्ष पूर्व, जिस समय कर्नाटक के चुनाव होने थे तो सारे महागठबंधन के लोग एक दूसरे से गलबैयां लगाकर उस मंच के ऊपर खड़े हुए थे, जिस समय वहां पर गठबंधन की सरकार बनी थी। बाद में उसके बाद येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन मैं उसके पहले आपको ध्यान दें, ये सारे के सारे लोग जिनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, जिनको जनता ने नकार दिया है। मैं आज जिस समय कांग्रेस की बात होती है, कभी उसके सहयोग की बात करते हैं, अभी ये राजभर जी की बात करते हैं, ये वही राजभर हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था, जिनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। तो जिनका कोई अस्तित्व नहीं, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने ये पढ़ा था मैथमेटिक्स में, सभी लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा, कि अगर 100 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 100 होता है, 2 से करो तो 200 होता है, और 5 से करो तो 500 होता है। अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाता है। आज इन राजनीतिक दलों की स्थिति 0 के बराबर है। इसके साथ जो भी जुड़ेगा और जो भी अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा वो स्वयं अपना अस्तित्व समाप्त कर देगा, उसका अस्तित्व तो मतलब आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि IMIM और आप 0 हो जाएंगे यूपी में? हाँ, 100%। इनको मतलब जीरो से ऊपर इनको कुछ भी नहीं मिलता, और ये आजमा चुके हैं कई स्टेट्स में जाकर। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी भी जिस समय चुनाव लड़ने आए थे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो ये सब कुछ आजमा चुके हैं। ये सारे के सारे जो वहाँ दिल्ली में किसी तरीके से इन्होंने दोबारा सत्ता प्राप्त कर ली, लेकिन ये उस लायक नहीं थे, क्योंकि इनको बिल्कुल। और देखने वाली बात होगी सर कि क्या सियासी रंग होता है, और जो चुनौतियां चल रही हैं किस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार होता है, और आप लोग क्या जवाब देते हैं उस पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच इस वक्त राजनीतिक जंग आंकड़ों पर आ गई है, चुनौतियां आ गई हैं, और इन्हीं चुनौतियों के बीच से सियासत एक नए रंग के साथ है। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।